नमस्कार दोस्तों। आज हम विश्व इतिहास के अगला सीरीज देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़े थे और आज हम फ्रांस के बाद यह क्रांति इटली तक फैल जाती है। इटली के जनता ने भी सरकार से विरोध करना शुरू कर देता है। तो हम यह वीडियो को देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण समझिए, यह जो टॉपिक है, यह जो विषय है, यह एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है। जिसमें हम छोटे स्तर पर जो बिहार के एग्जाम होते हैं उनमें प्रश्न विश्व इतिहास से बन जाते हैं, क्योंकि 10 तक का सिलेबस जो है उसमें विश्व इतिहास पढ़ना रहता है। आप 9th 10th तक का जो यह वीडियो है यह उन लोगों को भी फायदेमंद होगा और जो भी कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और विश्व इतिहास में उनको थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो यह इस वीडियो के माध्यम से अपना बेसिक आधार मजबूत कर सकते हैं विश्व इतिहास के विषय में। समझिए, बाकी जो यह वीडियो पिछला वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे हैं, आपको पिछला वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि बिना आधार का आप मंजिल खड़ा नहीं कर सकते हैं। देखिए, इटली का एकीकरण, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है एकीकरण, मतलब इटली जो एक देश है वह कई भागों में टूटा होगा। भारत भी आज़ादी के बाद कई भाग में बटा हुआ था। आज़ादी के पहले तो बटा हुआ ही था और आज़ादी के बाद भी भारत का एरिया कई टुकड़ों में बटा हुआ था। और सरदार पटेल के मेनन, यह सभी लोगों के प्रयास से भारत को एक किया गया था। तो ठीक उसी तरह से इटली में भी यही परिणाम देखने को मिलता है। इटली के बारे में हम थोड़ा मैप से समझने का प्रयास करेंगे कि इटली को किस तरह से तोड़ा हुआ था। समझिए, इटली का जो ऊपर वाला नॉर्थ का एरिया जो आप देख रहे हैं, इसे 1815 के समय में पीडमाउंट कहा जाता था। कि यह कौन सा एरिया है? तो पीडमाउंट है। यहाँ जो आपको देख रहा है एरिया, यह इसको लोम्बार्डी था और यह वेनेशिया था। लोम्बार्डी और वेनेशिया, ऊपर में 3 राज्य देख लिए। एक क्या है हमारा? पीडमाउंट है, एक लोम्बार्डी है और एक वेनेशिया है। बीच वाला जो यह एरिया जो देख रहे हैं, यह क्या है? यह परमा है। बीच वाला कौन सा है? मोडेना। और यह है हमारा टस्कनी। इधर आपका क्या है? रोम का इलाका पड़ता है। यह पेपल्स स्टेट्स है और नीचे वाला हमारा नेपल्स है और यहाँ सिसिली है। यह आपका जो है सर्डिनिया का एरिया है। देखिए, पीडमाउंट और सर्डिनिया, यह दो का जो दोनों क्षेत्र में, पीडमाउंट और सर्डिनिया, यहाँ पर दोनों जगह इटली के राजा का शासन चलता था। इटली के कोई मूल राजा होंगे, हर देश में कोई राजा होते हैं। तो इटली में उस समय राजा थे जिनका नाम क्या था? इल्बर्ट। क्या? इल्बर्ट। तो इटली के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? इल्बर्ट। वह पीडमाउंट और सर्डिनिया, यह 2 जगह ही मूल रूप से शासन कर रहे थे। बाकी इटली के अलग अलग टुकड़ों में देख पा रहे हैं कि यहाँ लोम्बार्डी और वेनेशिया, यह दोनों जगह पर किसका कब्जा था? तो ऑस्ट्रिया के राजा का शासन था। और ऑस्ट्रिया के राजा या शासक उस समय कौन थे? मेटरनिक थे। कौन? मेटरनिक। तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर मेटरनिक का शासन था। पीडमाउंट और सर्डिनिया, इन दोनों पर इटली के राजा इल्बर्ट का शासन था। परमा, मोडेना और टस्कनी, यह छोटे छोटे साम्राज्य थे। यह जो रोम का एरिया देख पा रहे हैं, यहाँ पर पोप का शासन चलता था। नेपल्स और सिसिली, यह दोनों जो एरिया है, यहाँ पर फ्रांस का शासन चलता था। किसका? फ्रांस का। देखिए, एक इटली जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा नहीं देश है, छोटा ही देश है, तो इन छोटे देश पर कितने लोगों का शासन देख पा रहे हैं? तो एक मेटरनिक है, फ्रांस के शासक उस समय लुई 18 है, इल्बर्ट है और यहाँ पोप लोग हैं। तो इतने लोग एक छोटे से देश में शासन कर रहे हैं। कब? तो यह बात है 1815 तक की। कब? 15 तक। देखिए, इटली के लोगों को अब धीरे धीरे लगता है, फ्रांस की क्रांति होता है तो, कि इन लोगों को भी एक होकर के विदेशी शासकों को हटा देना चाहिए। जाहिर सी बात है कि कोई भी देश यही चाहेगा। इटली में देख पा रहे हैं कि शासन किसका है? तो एक है ऑस्ट्रिया का शासन चल रहा होता है। ऑस्ट्रिया के शासन कौन थे? मेटरनिक। और यह कौन कौन क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं? यह शासन कर रहे हैं हमारा तो लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया। इसके अलावे फ्रांस के शासन है। फ्रांस के, तो फ्रांस का शासन उस समय राजा थे कौन? लुई 18। फ्रांस के शासक थे उस समय लुई 18। आप पीछे का वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही समझ में आने वाला है। तो फ्रांस के शासन उस समय शासक थे लुई 18 और उनके समय यह सिसिली द्वीप और नेपल्स के क्षेत्र पर शासन चल रहा था। सिसिली, हम आपको बता दें कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है
वह सिसिली द्वीप ही है। सिसिली जो द्वीप है, यहाँ पर एक ज्वालामुखी भी निकलती है, सिसिली द्वीप पर ही निकलता है। और एक क्या है, नेपल्स। नेपल्स। तो यह दोनों एरिया पर देख रहे हैं कि फ्रांस का शासन चल रहा होता है। एक किसका शासन चलता है, तो इल्बर्ट का, जो कि कहाँ के हैं, तो स्वयं इटली के ही शासक हैं। इटली जो कि एक तो देश ही है जहाँ पर शासन होता रहा होता है। यहाँ पर शासन चलता है इल्बर्ट, जो कि मूल राजा थे। और यह कहाँ कब्जा किए हुए थे, तो सर्डिनिया और पीडमाउंट। पीडमाउंट, पीडमाउंट तथा सर्डिनिया, सर्डिनिया, यह दोनों इलाकों पर इनका शासन चलता था। एक आपका जो बच जाता है इटली के राजधानी रोम। रोम, तो रोम पर शासन किसका चल रहा होता है, तो रोम पर शासन चलता था पोप लोग का। किसका, पोप का। इतने लोग यहाँ पर मिल करके शासन कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ के लोगों में फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक राष्ट्रवाद की भावना आने लग जाती है। और धीरे धीरे इन विदेशी शासकों को हटा करके इटली को एक करने का प्रयास किया जाता है। और यही एक करने में, यानी कि एकीकरण करने में कौन कौन से घटना होते हैं, एकीकरण करने के लिए कौन कौन से लोग का योगदान होता है, यह सब इस चैप्टर में हम आज देखने वाले हैं। तो बात समझ गए कि पढ़ने क्या वाले हैं। पढ़ हम यही रहे हैं कि इटली देश जो कि 1815 के समय कई टुकड़ों में बांटा हुआ था, यहाँ पर कई लोग शासन कर रहे थे। उन सभी विदेशी शासकों को हटा करके यहाँ के राजा या यहाँ के जनता द्वारा चुने गए किसी प्रतिनिधि के द्वारा ही यह देश में कोई शासन करेगा। और इसके लिए जो भावना, जो फीलिंग्स आया है फ्रांसीसी क्रांति के बाद इस देश में भी, उसको हम लोग इटली के एकीकरण में हम आज देखने वाले हैं। तो देखिए आगे हम देख ले रहे हैं, इटली के एकीकरण करने का जो लहर दौड़ता है वह 1789 जो फ्रांस की क्रांति होती है उसके बाद से। लेकिन 1789 में तो स्वयं फ्रांस भी खुद को आजाद नहीं कर पाया हमेशा के लिए। इसके लिए फ्रांस को दो क्रांति और करनी पड़ी थी, एक 1830 की क्रांति और एक 1848 की क्रांति। तो इन दो बीच में जो फ्रांस में क्रांति का लहर दौरा है, तो इस बीच में यूरोप के बाकी देशों ने भी स्वयं को आजाद करने के लिए इन विदेशी शासकों के साथ वहां जनता संघर्ष की थी। तो इसमें इटली भी 1830 में संघर्ष करता है और 1848 में भी संघर्ष करता है स्वयं को आजाद करने के लिए। यह बात अलग है कि इनको कामयाबी नहीं मिल पाता है, तो इनके लिए एक बार और एक युद्ध करना पड़ता है। कई युद्ध तो कई करना पड़ता है, लेकिन फाइनली इटली 1871 ईस्वी में स्वयं को एकीकृत कर लेता है। और इसी को क्रमबद्ध तरीका से हमको इस चैप्टर में समझना है। वियना सम्मेलन के बाद इटली में अब लोग धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू कर देते हैं, मौका के तलाश में रहते हैं कि कब बाहरी शासक कमजोर पड़े कि यहाँ के जनता विदेशी शासकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दे। 1820 ईस्वी में इन्हीं को लेकर के एक क्रांतिकारी दल बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, कार्बोनरी। कार्बोनरी यह एक दल था, संगठन। और यह एक गुप्त रूप से कार्य करने वाला गुप्तकारी संगठन था, जो कि छापा मारने का प्रयास करता था। छापा मार करके जो विदेशी हमलावर, छापा मार करके जो विदेशी शासक होते थे उनको कमजोर करने का प्रयास करते थे। इनका कार्बोनरी संगठन का यह उद्देश्य था कि हम गुप्त रूप से छापा मार के ही हम अपने आप को स्वतंत्र कर लेंगे, विदेशी शासक को भगा देंगे। लेकिन इनका यह सोच एक गलत था। 1820 ईस्वी में यह संगठन का निर्माण हुआ। इसी संगठन से इटली के क्रांतिकारी में एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला व्यक्ति था, जिसका नाम क्या था, जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी। तो जोसेफ मेजनी यही दल से जाकर के जुड़ गए थे। जोसेफ मेजनी एक लोकतंत्र सोच के व्यक्ति थे। यह लोकतंत्रात्मक रूप से सोचते थे और चाहते थे कि जनता का शासन आ जाए और इटली जो है एक अच्छा गणराज्य बने जनता के ही सहयोग से। लेकिन जोसेफ मेजनी जो थे, इनके पास एक व्यवहारिक नॉलेज का अभाव था। व्यवहारिक नॉलेज के पास इनके पास बहुत ज़्यादा कमी था। यह एक जो है रियल मायने में राजनीतिज्ञ नहीं हो पाए। यह भले ही साहित्यिक व्यक्ति थे, यह एक किताब लिखने वाले व्यक्ति थे, यह एक लेखक थे। अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कि आदर्शवादी विचार के व्यक्ति थे, लेकिन इनके पास नॉलेज नहीं था किस चीज़ को, तो प्रैक्टिकली अनुभव नहीं था, व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, जिसके वजह से यह फेल हो जाते हैं। जोसेफ मेजनी जा करके कार्बोनरी संगठन से ही अपना सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। यह इसी दल से जुड़ जाते हैं और इंतजार करते थे कि कब विदेशी शासक कमजोर हो
कि हम छापा उन पर मार करके उनको जो है कमजोर करने का प्रयास करें, यही काम चल रहा होता है। समय आ जाता है कब, तो फ्रांस में 1830 का समय। जैसे ही फ्रांस में 1830 ईस्वी में फ्रांस के जनता ने, फ्रांस में चार्ल्स दशम का शासन चल रहा होता है और उसी के समय क्रांति होती है। तो यहाँ भी इटली में भी जोसेफ मेजनी और इनके संगठन द्वारा विरोध करने का प्रयास किया जा रहा होता है। किसके द्वारा, मेटरनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाता है। लेकिन इनका जो पार्टी था उतना अधिक शक्तिशाली नहीं रहा और मेटरनिक ने इनको दबा दिया। 1830 ईस्वी में इटली के लोगों ने, इटली के जनता 1830 ईस्वी में विरोध किया, लेकिन इसके जो संगठन थे कार्बोनरी संगठन, इनको दबा दिया गया। कार्बोनरी संगठन को मेटरनिक ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। सफल नहीं हो पाया, क्यों, उतना अधिक शक्तिशाली पार्टी नहीं था, इसके वजह से इनको दबा दिया गया मेटरनिक के द्वारा। देखिए मेटरनिक यहाँ शांत नहीं रहते हैं। हम इटली के एकीकरण को समझने के लिए इटली के 3 लोगों के बारे में जानना आपको अति आवश्यक है। 3 लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है इटली के एकीकरण करने में। यह जो आप देख रहे हैं यही है कौन, मेजनी, जोसेफ मेजनी। इन्होंने, इनके बारे में देखेंगे और एक इनके बारे में पढ़ेंगे, इनका नाम क्या है, काउंट काबूर। और यह जो व्यक्ति हैं आपके जो है यह गैरीबाल्डी हैं। कौन, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। समझिए मेजनी के बारे में हम देखें कि यह कार्बोनरी दल से जाकर के जुड़ जाते हैं, लेकिन जो 1830 में फ्रांस की क्रांति होती है तो यह भी चाहते हैं कि इटली को हम स्वतंत्र कर लें, मेटरनिक को भगा दें। लेकिन इनका जो कार्बोनरी संगठन कमजोर पड़ जाता है और मेटरनिक ने ही इनको दबा देता है। मेजनी द्वारा एक दल का स्थापना किया जाता है जब 1830 में कार्बोनरी संगठन को समाप्त कर देता है। 1831 ईस्वी में इन्होंने यंग इटली का स्थापना करते हैं और इनका उद्देश्य रहता है कि सभी जो इटली के जो युवा लोग हैं उनको मिला करके एक दल बना दिया जाए और यह सब राष्ट्रवाद ला करके मेटरनी को भगा दिया जाए। इसके बाद इन्होंने अपना क्षेत्र और बढ़ा दिया और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किए, यंग यूरोप। और यह 2 संगठन के द्वारा इटली में राष्ट्रवाद की एक लहर दौड़ा दी है। कौन, मेजनी साहब। अब इंतजार है फिर से कि कब मेटरनी कहीं युद्ध में फंसता है कि हम दोबारा से इनके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं इटली में एकीकरण के लिए। वही समय आ जाता है। 1830 तो फेल ही हो गया, तो 1848 में हम देखे थे कि फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो जब फ्रांस की क्रांति 1848 में होती है तो मेजनी ने भी अपना विरोध प्रदर्शन चालू कर देता है। यह बहुत हद तक सफल हो जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरह से इटली में अलग अलग लोगों का शासन चल रहा है। एक देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक, यही जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो इटली के एकीकरण में बाधा पैदा कर रहे होते हैं। तो एक तो है इन्हीं के खिलाफ मेन लड़ाई है। इटली में मेजनी के अलावे कोई और भी राजा है जो प्रयास में है कि इटली का एकीकरण हो। तो इल्बर्ट चाह रहे थे कि इटली का एकीकरण मेरे अनुसार हो जाए, और जो पोप लोग थे यह चाह रहे थे कि इटली का एकीकरण मेरे अनुसार हो। और बाकी जो फ्रांस के शासक लुई 18 हैं, यह दोनों तो अपने युद्ध में ही लड़ रहे हैं। कब, 1848 ईस्वी में। तो 1848 ईस्वी में इटली के जनता और जनता के प्रतिनिधि हमारे मेजनी साहब, इनको किससे, अपने ही आदमी से लड़ना पड़ जाएगा। तो एक लड़ना पड़ जाएगा इल्बर्ट से और एक लड़ना पड़ जाएगा पोप से। अगर मेजनी चाह रहे हैं कि लोकतंत्र शासन स्थापित हो, यहाँ का राजा क्यों चाहेगा कि लोकतंत्र आ जाए, राजतंत्र रहना चाहिए। तो मेजनी को इल्बर्ट से भी लड़ाई करना है और पोप से भी, और यह दोनों बाकी देश तो अपना वहां ऑस्ट्रिया और फ्रांस में युद्ध कर ही रहे हैं। तो 1848 में मेजनी इटली का एकीकरण कर ही लेता कि यह दोनों इल्बर्ट और पोप बीच में बाधक बन गए। तो इटली का एकीकरण यहाँ से बाधा उत्पन्न हो जाने से इटली का एकीकरण सफल नहीं हो पाया और पुनः ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक आकर के दोबारा इटली पर शासन कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इस तरह से 1848 ईस्वी में इटली का एकीकरण मेजनी के नेतृत्व में नहीं हो पाया। तो इनके नेतृत्व में देख रहे हैं कि इटली का एकीकरण नहीं हुआ। हम नेक्स्ट समझने जा रहे हैं काउंट काउर के बारे में। दिक्कत कौन दे दिया, तो यहाँ पर समस्या उत्पन्न कर दिया इल्बर्ट। कौन, इल्बर्ट। इल्बर्ट कौन था, तो इटली के राजा नहीं कह सकते हैं, इटली का एक क्षेत्र था पीडमाउंट।
तो पीडमॉन्ट कहना उचित होगा, ज्यादा बेहतर होगा। पीडमॉन्ट राज्य के राजा थे इल्बर्ट, पीडमॉन्ट और सर्डिनिया। यही जो है इनके साथ संघर्ष करने से मेजनिक अपना काम नहीं कर पाए। अब अगला शासक इल्बर्ट के बाद पीडमॉन्ट, कह सकते हैं कि पीडमॉन्ट या सर्डिनिया के नया राजा बनते हैं कौन, तो उनका नाम रहता है विक्टर इमैनुअल। कौन? विक्टर इमैनुअल। तो अब विक्टर इमैनुअल के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए विक्टर इमैनुअल, विक्टर इमैनुअल इटली के नया, पीडमॉन्ट के नया राजा बनते हैं और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाते हैं? काउंट काउर को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। काउंट काउर कहा जाता है कि यह बहुत ही अच्छे राजनीतिक व्यक्ति थे। इनके अंदर कूटनीति भरा पड़ा था, कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे। 1853 ईस्वी में एक युद्ध हो जाता है किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच क्रीमिया को लेकर के युद्ध हो जाता है, जिसे कहते हैं कि यह क्रीमिया का युद्ध है। तो क्रीमिया का युद्ध 1853 ईस्वी में होता है फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ में। और काउंट काउर क्या करते हैं? यह फ्रांस के साथ जाकर के मिल जाते हैं। कौन? काउंट काउर के साथ। काउंट काउर जो है फ्रांस के साथ मिल जाते हैं, जिससे ऑस्ट्रिया इस युद्ध में कमजोर पड़ जाता है। तो यह युद्ध में पराजित होता है, यह हार जाते हैं। और इस युद्ध का जब संधि होता है 1854 ईस्वी में, यह संधि पेरिस में बुलाया जाता है। और इस संधि में ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के अलावे काउंट काउर को भी बुलाया जाता है। जब इसका कारण पूछा जाता है कि आप फ्रांस का साथ क्यों दिए, तो यह बोले कि मेरे यहाँ जो आप आक्रमण किए हुए हैं, किस पर? तो लोम्बार्डी और वेनेशिया पर। यह एक गैर कानूनी बात है, इस पर इटली का अधिकार क्षेत्र है, आप गलत तरीके से इटली पर कब्जा किए हुए हैं। इसी को लेकर के काउंट काउर जाकर फ्रांस को मदद किए थे और यही बात को पूरे विश्व के सामने रख दिया। पूरे यूरोप के लोगों को यह बात पता चल गया कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया पर अहस्तक्षेप रूप से या गैर कानूनी रूप से शासन कर रहा है। इसी बात को बस जागृत करने के लिए काउंट काउर ने जाकर के मदद कर दिया फ्रांस को। इसके बाद अब एक नया युद्ध छिड़ जाता है किसके बीच? तो ऑस्ट्रिया और इटली। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच अब एक नया युद्ध हम देखने वाले हैं। समझिए, एक तरफ देख रहे हैं कि यह कौन है? यह हमारे जो है काउंट काउर है। कौन? काउंट काउर। और ये जो हम देख रहे हैं यही हमारे कौन है? मेटरनिक। देखिए हम देख ले रहे हैं कि 1853 ईस्वी में जो क्रीमिया का युद्ध होता है, इसमें तो काउंट काउर जाकर के मदद दे दिए फ्रांस को, लेकिन फ्रांस से एक संधि भी कर लेते हैं कि जब भी हम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करें तो आप जो है हमको सहायता कीजिएगा, मदद कीजिएगा। तो ऑस्ट्रिया वर्सेज हम देख रहे हैं कि इटली, जब युद्ध होगा तो इस युद्ध में मदद कौन करेगा? फ्रांस। इस युद्ध में मदद करेगा कौन? फ्रांस, जिससे ऑस्ट्रिया को हराने में आसानी होगी। ऐसा मदद मांगते हैं किससे? फ्रांस से। और इसके बदले काउंट काउर बोलते हैं कि हम फ्रांस को 2 क्षेत्र इटली का दे देंगे। एक क्षेत्र कौन है? नीस और सेवाय। तो नीस और सेवाय का जो क्षेत्र है वह देने के बाद कर दिए किसको? फ्रांस को। और इस समय फ्रांस में जो राजा बन गए थे तो 1848 में के समय यह बन गए थे आपका कौन? तो नेपोलियन थर्ड उस समय यहाँ के राजा थे। नीस और सेवाय जब देने के बाद बोले काउंट काउर, तो फ्रांस की जनता नहीं, इटली के थे, तो इटली की जनता ने काउंट काउर को बहुत ज्यादा विरोध किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत का अगर कोई क्षेत्र दे दिया जाता है किसी अमेरिका को और कहे इसके बदले में कि आप हमें मदद कर दीजिए, POK और LOC जो एरिया है दोनों को आप पूर्ण रूप से भारत के निर्माण में, तो यह बेवकूफ़ी वाला बात होगा। कोई भी भारत का लोग नहीं चाहेगा कि हम कोई भी 1 कट्ठा जमीन भी हम किसी दूसरे के हाथ में दे दे, नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। तो यही बात यहाँ काउंट काउर को भी सुनने के लिए मिलता है कि आप फ्रांस के जो 2 क्षेत्र दे रहे हैं, नीस और सेवाय, इटली के 2 क्षेत्र नीस और सेवाय जो फ्रांस को देने के बाद बोले हैं, यह जो है गलत बात है, नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके बदले में काउंट काउर कहते हैं इसका जवाब देते हुए कि अगर 2 क्षेत्र दे करके, नीस और सेवाय अगर 2 क्षेत्र दे करके
पूरा इटली को एक कर लिया जाता है तो इसमें घाटे का सौदा नहीं है, इसमें भी फायदा वाला ही बात है। देखिए अब आ जाता है सब समय कब 1859 1859-60 का समय आ जाता है। इस समय ऑस्ट्रिया और इटली, ऑस्ट्रिया तथा इटली के बीच सीमा को लेकर के विवाद हो जाता है। ऑस्ट्रिया और इटली के बीच सीमा को लेकर विवाद जैसे ही हुआ तो फ्रांस आ गया वादे के मुताबिक मदद करने के लिए इटली के साथ आ गया फ्रांस। और इस युद्ध में फिर से देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया फिर से कमजोर पड़ जाएगा और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हो गई, पराजय हो गई। इटली ने ऑस्ट्रिया के दो क्षेत्र कौन कौन, तो लोम्बार्डी जो कि तो था इटली का ही था, लोम्बार्डी और एक कौन, तो वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लिया कौन, इटली। फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के दो क्षेत्र लोम्बार्डी और वेनेशिया पर कब्जा कर लेता है। हालांकि यह क्षेत्र तो इटली का ही रहता है लेकिन उस समय ऑस्ट्रिया इन दोनों पर कब्जा किए हुए रहता है। और इसके बाद फिर से जब अगला क्षेत्र तक बढ़ता है तो फ्रांस सहयोग देने से मना कर देता है। इटली धीरे धीरे चल जाता है कहाँ पर, तो यह आयरिश सागर के नजदीक के एरिया पर भी शासन कर लेता है। तो फ्रांस कहता है कि हम मदद करेंगे, लेकिन इसके पहले एक और भी फ्रांस वादा कर लिया था कि इटली के लोगों से हम मदद करेंगे तो इटली के लोगों से हम जनमत संग्रह भी करवाएंगे। क्यों, क्योंकि जनता का राय जानना बहुत अति आवश्यक है कि वह किस देश के बीच में रहना चाहता है। लोम्बार्डी और वेनेशिया के लोग यदि चाह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रिया में रहेंगे तो फ्रांस कह रहा था कि हम इटली को मदद नहीं करेंगे। तो काउंट काउर को यह बात पता था कि लोम्बार्डी और वेनेशिया की जनता चाह रही है कि हम इटली में रहेंगे, इसीलिए काउंट काउर ने फ्रांस की यह शर्त मान ली थी और इसी शर्त के आधार पर फ्रांस ने मदद किया था। जनमत संग्रह कराने के बाद जब फ्रांस बोला तो धीरे धीरे हम कह रहे हैं कि यह युद्ध समाप्त होने के कगार पर भी आ गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया यह युद्ध में हार गया। और इसके बाद 1861 ईस्वी में मध्य इटली का एकीकरण हो चुका। कौन कौन मध्य इटली में आ रहा है, इसमें देख रहे हैं कि पीडमाउंट और यह पूरा जो एरिया है और पेपल्स छोड़ करके वेनेशिया, यह पूरा इलाका लगभग अब एक हो चुका है। और नीचे का सर्डिनिया, यह सब इलाका मध्य इटली के अंतर्गत आ रहा है। यह सब इटली का एकीकरण हो गया। इसके बाद जो बच गया इटली कौन, तो एक रोम बच गया और इसको कह सकते हैं दक्षिण इटली। तो रोम और दक्षिण इटली का एकीकरण बचा हुआ है। इसको किसी तरह से बस एकीकरण कर लेंगे तो पूरा इटली का एकीकरण पूरा हो जाएगा। देखिए दक्षिण इटली में जो एरिया आप देख रहे हैं सिसिली और नेपल्स, यहाँ दक्षिण इटली में ही जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, गैरीबाल्डी जो है एक बोला जाता है कि यह एक नाविक चलाने वाले आदमी थे, जो कि समुद्र के बीच में कोई भी रहेगा तो नाव चलाने वाला ही कैप्टन ज्यादा कुशल माने जाते हैं। तो गैरीबाल्डी जो थे एक नाविक व्यक्ति थे और यह सिसिली के या कह सकते हैं दक्षिण इटली के निवासी थे। इन्होंने जब 1861 ईस्वी में इटली का एकीकरण होते हुए देखा तो यह भी प्रयास में थे कि पूरा इटली को एक साथ जोड़ दिया जाए। गैरीबाल्डी जो थे हम बोले कि यह एक नाविक व्यक्ति थे और अपने सभी सहयोगियों को मिला करके, नाव चलाने वाला जो लोग थे वह सब अपने अपने जो भी हथियार हो सके उन सबको मिला करके एक सेना का संगठन किया और यह लाल कुर्ती का सेना कहलाएगा। लाल कुर्ती की सेना, सभी रेड कपड़ा लेकर के, लाल कपड़ा लेकर के अपने जहाज में चला करते थे, जिससे आसानी होती थी, दूर से देखने में आसानी होता है। लाल कुर्ती की सेना इनको कहा गया। इन्होंने जो है चढ़ाई करना चाहते थे किस पर, रोम पर, कि हम चाह रहे हैं कि रोम को भी इसमें मिला दिया जाए। लेकिन हम बोले कि रोम पर किसका शासन था, पोप लोग का था। किसका, पोप लोग। रोम पर शासन चल रहा था पोप लोग। पोप जो थे जनसंख्या में बहुत ही कम रहते थे, बहुत कम था इनका आबादी और इसको मदद करता था कौन, फ्रांस। पोप को मदद करता था फ्रांस। अब बताइए कि फ्रांस के शासक ही जो थे नेपोलियन थर्ड, यह इटली को मदद किए किसे बचाने के लिए, ऑस्ट्रिया से। अब फ्रांस मदद करता था पोप को, रोम को, तो अब यहाँ के शासक यानी कि काउंट काउर को या बाकी जनता को फ्रांस से ही युद्ध करना पड़ेगा।
अजब का जो राजनीति यहाँ थोड़ा सा उठापटक हो जाता है, इसीलिए यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अब देखना पड़ता है कि किस तरह से काउंट काउर इसको मैनेज करते हैं। काउंट जैसे ही गैरीबाल्डी ने कहा कि हम अब जो है रोम पर चढ़ाई करेंगे, तो काउंट काउर एक समझदार, जैसा कि बोले कि एक अच्छा कूटनीतिक राजनीतिक व्यक्ति था, इसको मना कर देते हैं। गैरीबाल्डी को रोम पर आक्रमण करने से मना कर देते हैं, और यही पहली बार गैरीबाल्डी और काउंट काउर के बीच मुलाकात होता है। संयोग से 1862 ईस्वी में कहिए या किसी तरह से बदनसीब कि 1862 ईस्वी में काउंट काउर की मृत्यु हो जाती है। काउंट मारा जाता है, किस तरह से मर गया। अब इसके बाद बच गया इटली में कौन, तो एक हमारे राजा साहब है जिसका नाम क्या है, विक्टर इमैनुअल, जो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति आ गए थे इमैनुअल। और दक्षिण में रह गए हमारे कौन, गैरीबाल्डी। और यह समय कब की है, तो 1862 के बाद। 1862 के पहले देखे कि मध्य इटली का एकीकरण लगभग हो चुका है, बाकी बचे इटली का एकीकरण बस इन्हीं दोनों के हाथ में है। और इन दोनों को करना पड़ेगा इंतजार, किस चीज का इंतजार, कि फ्रांस कब किसी अन्य युद्ध में फंस जाए कि हम रोम पर चढ़ाई कर दें। आ गया यह समय आता है कब, 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हो जाता है। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच लड़ाई क्यों होता है, तो स्पेन में राजा बनने को लेकर के युद्ध हो जाता है। फ्रांस बिजी हो जाता है जर्मनी के साथ युद्ध करने के लिए। तो 1871 में रोम पर कोई नहीं बच गया इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। यहाँ पोप लोग, जैसे पोप यानी कि पादरी लोग जो चर्च ईसा में रहते हैं, तो इनकी संख्या कम होती थी। और 1871 में जैसे ही फ्रांस उधर बिजी हो गया, तो विक्टर इमैनुअल चढ़ाई कर दिए किस पर, रोम पर 1871 ईस्वी में। और जो पोप लोग थे वह भाग गए, और भाग के एक जगह पड़ता है होली सी पवित्र सागर। होली सी पवित्र सागर, यह स्थान इटली के रोम से ही 20 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं। रोम पर चढ़ाई कर दिए और घोषणा कर दिए विक्टर इमैनुअल कि रोम जो है क्या हो जाएगा, इटली का राजधानी। और जो एरिया राजधानी हो जाता है वह काफी संरक्षित माना जाता है। वहां पर प्रशासनिक रूप से हर तरह से राजधानी को सुरक्षित प्रदान किया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है। तो इटली ने घोषणा कर दिया कि रोम उसका अब क्या हो गया, तो राजधानी हो गया। इसके बाद से अब देख रहे हैं कि अब इटली का एकीकरण पूरा हो चुका, बचा कौन, तो फ्रांस। देख रहे हैं कि जो सिसिली का एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ से फ्रांस चला ही गया। नेपल्स संरक्षण, यह दोनों एरिया पर संरक्षण जो था फ्रांस का, जर्मनी के साथ युद्ध में बिजी हो जाने से गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल, इन दोनों के दौरान पोप दक्षिण इटली का एकीकरण कर लिया गया। तो इधर दक्षिण इटली हो गया, इधर उत्तर इटली पहले ही एकीकृत हो चुका था। तो 1871 ईस्वी में पूरी तरह से इटली का एकीकरण हो चुका, इटली का एकीकरण हो गया। और इसके बाद हम देख रहे हैं कि रोम में रहने वाले पोप लोगों का स्थान कहाँ हो गया, होली सी पवित्र सागर। इसे ही वर्तमान में क्या कहते हैं, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी हम फर्स्ट वाला बार में पढ़ेंगे इनको किस तरह से वेटिकन सिटी शहर का दर्जा प्राप्त हो गया। वेटिकन सिटी में कौन लोग रह रहे हैं, तो जो पोप लोग हैं जो रोम में रहते थे वही वेटिकन सिटी में रह रहे हैं। देखिए इटली का यही कहानी है। इटली में अभी तक हम यही देखें कि इटली को एकीकरण करने के लिए 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। एक जोसेफ मेजनी, दूसरा वहां के राजा विक्टर इमैनुअल, और जो प्रधानमंत्री अपना बनाया काउंट काउर, और दक्षिण भारत के रहे गैरीबाल्डी। इन चारों लोगों ने मिल करके 3-4 लोग ने इटली का एकीकरण को अंजाम दिया। इस वीडियो को समझने के लिए पीछे का वीडियो आप जरूर देखिए। धन्यवाद।